सो पार्ट नंबर सेकंड है हमारा, ठीक है। इसके पहले वाला जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बेसिक बताया था, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि सजीवों को मैंने दो भागों में बांट दिया था। एक सजीवों में भी दो मैंने भाग कर दिए थे। एक था मेरा जंतु जगत और एक पादप जगत। पादप जगत में यानी सभी पेड़ पौधे जो होते हैं वो पादप जगत में आते हैं। पादप यानी पेड़ पौधे। जंतु जगत में होते हैं जितने भी मनुष्य आ गए और जितने भी जानवर हो गए वो होते हैं हमारे जंतु जगत में, ठीक है। तो याद रखिए, आप लोग को नोट करते चलना है, ठीक है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लोग लिखना है कि जगत में आपको दो भाग देना है। एक होगा जंतु जगत, एक होगा पादप जगत। जंतु जगत में आप लोग लिखिएगा जितने भी जानवर हैं, चाहे वो वायरस और बैक्टीरिया, जितने भी चीज़ें हैं, कवक, ये सब किस में आ जाएंगे? जंतु जगत में। और जितने भी जानवर हैं पादप जगत में, जितने भी पेड़ पौधे हैं प्लस मनुष्य यानी इंसान भी आएगा किस में? तो आपके जंतु जगत का ही हिस्सा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जंतु जगत में भी आपको दो भागों में बांटना है, ठीक है। जंतु जगत में मैंने आपको क्या बोला? दो भाग होंगे। एक होंगे आपके जानवर प्लस एक होंगे आपके इंसान। फिर मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से सभी पदार्थों की मूल इकाई, हमने परमाणु वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सभी जो जितने भी पदार्थ हैं उनकी सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई होती है वो होती है मेरी परमाणु। उसी तरह से सजीवों की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई, जो हमने इसके पहले जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने बोला था कि जो सबसे सजीवों की जो सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई होती है वो होती है आपकी कोशिका, ठीक है। उसी तरह से अब मैं जगत को जिस तरह से मैंने दो भागों में बांटा, जंतु जगत, पादप जगत, उसी तरह से आपको याद रखना है कि कोशिकाएं भी दो अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ कोशिकाएं, एक कोशिकाएं जो जंतुओं में पाई जाती हैं, ठीक है। जो कोशिकाएं जंतुओं में पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं जंतु कोशिका, और जो कोशिकाएं पादप में पाई जाती हैं यानी पेड़ पौधे में पाई जाती है उन्हें हम कहते हैं पादप कोशिका, ठीक है। ये दोनों परिभाषा आपको याद रखनी है। जो कोशिका जंतु में पाई जाए उन्हें जंतु कोशिका, जो कोशिका पादप में पाई जाए उन्हें पादप कोशिका, ठीक है। जो संरचना होती है पादप कोशिका और जंतु जगत की वो लगभग सामान्य होती है, ठीक है। लगभग सामान्य होती है। कुछ 2 से 3 पॉइंट ही ऐसे होते हैं जिसमें जो उन्हें अलग करते हैं जंतु कोशिकाओं से पादप कोशिकाओं में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोशिका की संरचना कैसी होती है। पादप जंतु जगत की जंतुओं में जो कोशिकाएं होती हैं। और दूसरी चीज़, कोशिकाओं के बारे में जो सबसे पहली चीज़ आपको थोड़ा सा, इससे पहले कि आपको मैं उसकी जो आकृति होती है उसकी तरफ ले चलो। जिस तरह से हम इंसान हैं, ठीक है, हमारा एक शरीर है, ठीक है। हमारा शरीर क्या बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है। और हमारे शरीर में जो अंग हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, आँख है, नाक है, तो इन सबका क्या काम है? इन सबका अलग अलग काम है और इन सबके काम से मिलकर एक इंसान बनता है। उसी तरह से जो कोशिका होती है, कोशिका भी सब एक तरह से एक शरीर ही है। कोशिका भी जो होती है वो क्या है? एक शरीर है। और उस कोशिका के अंदर भी उसके बहुत सारे अंग पाए जाते हैं जिसे हम लोग कोशिकांग शब्द से उपयोग करते हैं, ठीक है। कौन से शब्द से उपयोग? एक शब्द का उपयोग आप लोगों को बुक में दिखाई देगा, इस तरह से लिखा रहता है कोशिकांग, ठीक है। ये शब्द अगर कभी आपको दिख जाए तो ये मत समझिए कि कुछ अलग चीज़ है। कोशिकांग का मतलब होता है कि कोशिका के अंग, जिस तरह से हमारे शरीर अंगों से मिलकर बना है उस तरह से कोशिकाएं भी जो होती हैं बहुत सारे अंगों से मिलकर बनाती हैं। अब चलते हैं हम लोग जंतु कोशिका की तरफ देखते हैं और पादप कोशिका की तरफ, ठीक है। ये जो अभी आपके सामने पड़ी है, ठीक है, ये है आपकी जंतु कोशिका, ठीक है। ये जो आपके सामने चित्र है ये है जंतु कोशिका का। और जो इस तरफ वाला जो चित्र है, ठीक है, ये है आपकी पादप कोशिका का। अब एक एक करके इसके अंगों के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से अंग ऐसे हैं जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही पाए जाते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जो ऐसे अंग जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में पाए जाते हैं, दोनों ऐसे अंग जो दोनों में समान हैं, ठीक है। और मैं उसकी तरफ क्या करूँगा, मैं अंडरलाइन भी करते चलूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। सबसे पहले होती है आपकी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका भी दो भागों में बटी होती है। एक होती है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और एक जो होती है वो होती है खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। अंतःप्रद्रव्य जालिका ही दो भागों में बटी होती है, एक होती है खुरदुरी वाली, एक होती है चिकनी, ठीक है। दूसरी जो होती है केंद्रक झिल्ली जंतु कोशिका में पाई जाती है और पादप कोशिका में पाई जाती है। तीसरा जो अंग है कोशिका का वो है आपका गोल्जी उपकरण, ठीक है। इसे गोल्जी काय भी कहते हैं, ठीक है, या फिर गोल्जी बॉडी भी कभी कभी इसका उपयोग करते हैं, या फिर कभी कभी गोल्जी काय शब्द का उपयोग करते हैं। तो ये भी जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। तीसरी जो सबसे जरूरी चीज़ है वो है प्लाज्मा झिल्ली, ये भी जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है, ठीक है। चौथा जो है वो है लाइसोसोम भी दोनों में पाया जाता है, ठीक है। और राइबोसोम भी पाया जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। उसके साथ साथ कोशिका द्रव्य
और केंद्रक, ये सभी के सभी जो होते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही समान रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई जंतु कोशिका के बारे में। अब चलते हैं पादप कोशिका। ठीक है, पादप कोशिका में भी ऐसा ही है कि पादप कोशिका के कौन कौन से अंग हैं। इसमें उसमें भी खुरदुरी अंतःप्रदेवी जालिका थी, जिस तरह से हम जंतु वाले में देखा था, और ये पादप कोशिका के बारे में देखा तो इसमें भी खुरदुरी अंतःप्रदेवी जालिका है। इसमें भी जो है चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका पाई जाती है। ठीक है, गोल्जी उपकरण इसमें भी है, उसमें भी था। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली उसमें भी थी, इसमें भी है। ठीक है, कोशिका द्रव्य हमने पढ़ा था, कोशिका द्रव्य उसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर भी था। जो जो चीज़ें मैं अंडरलाइन करा ना, ये वही चीज़ें हैं जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही समान रूप से पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी इसके अंदर है। ठीक है, उसके अलावा केंद्रक जंतु कोशिका में भी था। यहाँ पर पादप कोशिका की बात करें, पादप कोशिका में भी पाया जाता है। ठीक है, लगभग आप देखेंगे तो सब कुछ समान ही है। ठीक है, सो अब हम उन चीज़ों पे चलते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो जंतु कोशिकाओं को पादप कोशिकाओं से अलग करती हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ जो है जो पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, वो है आपकी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। सेकेंड जो चीज़ है कि ऐसी क्या चीज़ है जो पादप कोशिका को जंतु कोशिकाओं से अलग करती है, तो इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड पॉइंट है आपका हरित लवक, जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, कई बार लोग क्या करते हैं, हरित लवक को ही क्लोरोफिल से कंपेयर कर देते हैं कि हरित लवक को ही क्लोरोफिल समझ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, हरित लवक का दूसरा नाम होता है इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दरअसल हरित लवक जो होता है, इस आप ये जो देख रहे होंगे, ये एक आपको थैली की तरह दिख रहा होगा, इसके अंदर जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, कोई पूछे कि ये क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है, तो वो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। तो दो चीज़ें हम लोगों ने देखी, एक तो कोशिका भित्ति और एक क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों किस में पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। अब चलते हैं उन चीज़ों ऐसे अंग जो केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें जो सबसे, इसमें भी एक से दो पॉइंट ही ज़्यादा नहीं है। तारक केंद्र जो है ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तारक केंद्र जो होता है ये केवल जंतु कोशिकाओं में होता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो तीन चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली। एक तो हुआ तारक केंद्र केवल जंतु में पाया जाएगा, पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी कि जो आपकी पादप कोशिकाएं होती हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं जो जंतु कोशिकाओं में नहीं होती हैं। एक तो होता है कोशिका भित्ति और जो दूसरा होता है वो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। और जंतु कोशिका में तारक केंद्र पाया जाता है और पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, तो ये जो जितने भी आप देख रहे हैं ये सब क्या है, इस कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, यानी ये सब क्या है, कोशिका के अंग हैं। जिस तरह से हमारा शरीर अंगों से मिलकर बना है, उसी तरह से जो आप पूरी कोशिकाएं होती हैं वो भी क्या है, तो बहुत सारे अंगों से मिलकर बनी है, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा किया। दूसरी चीज़ है कि पहचाने कैसे जंतु कोशिकाओं को जंतु कोशिका और पादप कोशिका को अगर पहचानना है तो दो तीन चीज़ें जो आपको पॉइंट सबसे याद रखनी है कि अभी जो आपके सामने ये जो पूरा आपको चित्र दिख रहा है, ठीक है, ये है आपके पादप कोशिका यानी वनस्पति कोशिका जिसे बोलते हैं, ये उसका चित्र है। अधिकांश जो वनस्पति कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर जो केंद्रक होता है, ये जो आपका केंद्रक है ना, ये मुख्य रूप से बीच में ना होके कोशिका भित्ति, यानी ये जो अभी दिख रही है ये आपकी कोशिका भित्ति है। ठीक है, इसे कोशिका दीवार भी कहते हैं। तो जो आपका केंद्रक है ना वो बीच में ना होके कोशिका भित्ति के पास होता है, यानी एक किनारे पड़ा होता है, एक किनारे की ओर हमेशा पाया गया है। ठीक है, ये तो हो गई पादप कोशिका। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैं जंतु कोशिका में गया तो आप खुद देख सकते हैं कि जो जंतु कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति है वो कोशिका के बिल्कुल बीचों बीच है। तो एक चीज़ ये भी आ सकते हैं कि पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो मुख्य रूप से कोशिका भित्ति के नज़दीक पाई जाती है, बीच में नहीं होती है। जंतु कोशिकाओं में जो जंतु कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो मुख्य रूप से कोशिका के बीचों बीच पाया जाता है। ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरी पॉइंट क्या है, तो सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो जंतु कोशिकाओं में क्या होती है, ज़्यादा होती है, और पादप कोशिकाओं में क्या होती है, कम होती है। फिर से मैं बोल रहा हूँ,
जो भी आपके जंतु कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादा होता है जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है और पादप कोशिका में क्या होता है, कम है। जैसे कि यहाँ पे मैं देखूँ माइटोकॉन्ड्रिया, तो देखिए एक ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, एक ये रहा, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। ठीक है, इसमें 4 माइटोकॉन्ड्रिया। अब मैं आपको ले चलता हूँ जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में। पादप कोशिका में आप खुद देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो क्या है, कम है। जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 ही है, यानी उससे भी कम है। ठीक है, ये तो सिर्फ एक पिक्चर में है, लेकिन लगभग जो होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया कम पाए जाते हैं और जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर मैं आपको दिखाऊँ कि ये जो आप खाली ये जो देख रहे हैं, ठीक है, ये है खाली स्थान, ये कोशिका, इसे बोलते हैं रिक्तिका। ठीक है, इसे कहते हैं रिक्तिका। रिक्तिका मतलब खाली स्थान। जो दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पादप कोशिकाओं में रिक्तिका यानी खाली स्थान जो होता है वो ज़्यादा होता है जंतु कोशिकाओं की तुलना में। फिर से बोल रहा हूँ, पादप कोशिकाओं में रिक्तिका यानी खाली स्थान अधिक पाया जाता है, किसकी तुलना में, तो जंतु कोशिकाओं की तुलना में। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे जो रिक्तिका है, खाली स्थान है। ठीक है, ये पूरी कोशिका है और इसके अंदर जो आपका खाली स्थान है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये जो वाला स्थान है ये क्या है, पीले कलर का जो देख रहे हैं ये क्या है, खाली स्थान है, इसमें कुछ है नहीं। और इसका उपयोग क्या करती है, क्योंकि पादप कोशिका में रिक्तिका ज़्यादा इसलिए भी पाए थे क्योंकि जो भी जंतु पादप कोशिका जो भी खाना बना रही हैं, इस खाने का जो संचय है, ठीक है, स्टोर करने के लिए ही इन रिक्तिकाओं का उपयोग होता है। ठीक है, दूसरी तरफ चलता है, देखिए जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिका में आपको रिक्तिका बहुत कम यानी ना के बराबर आपको दिखेंगी, बहुत कम दिखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे इस तरफ, वैसे तो ये कोशिका भित्ति का हिस्सा है, ये जो पूरा बाहर वाला भाग देख रहे हैं, ठीक है, ये सब कोशिका भित्ति का हिस्सा है। लेकिन आपको याद रखना है कि पादप कोशिका में खाली जगह ज़्यादा होती है, रिक्तिका ज़्यादा पाई जाती है और जंतु कोशिका में कम होती है। ठीक है, सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखनी है कि कोशिका भित्ति, जिस तरह से मैंने बताया कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें भी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया कि तारक केंद्र ये केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, जैसे यहाँ पर ये रहा। ठीक है, 2 यहाँ पर दिए हैं। अब तारक केंद्र का काम क्या है, दरअसल तारक केंद्र जब जो होते हैं वो जंतु कोशिकाओं के जब जंतु कोशिकाओं के विभाजन में मदद करते हैं। ठीक है, तारक केंद्र का काम है जंतु कोशिकाओं के विभाजन में सहायता करना या फिर मदद करना। ठीक है, नेक्स्ट जो कि मेरा आज का टॉपिक है जिसकी तरफ मुझे चलना है, तो अब हम लोग एक एक करके जो कोशिका के अंग है उसकी तरफ चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कोशिका भित्ति। अब मुझे ये चीज़ पता है कि कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। ठीक है, लेकिन ये तो अब इसमें तो अगर मैं पादप कोशिका भित्ति बताऊँ तो ये रहा, ये जो दिख रही होंगी आपको। ठीक है, ये जो बाहर वाला भाग है ये पूरा, ये क्या है, ये आपका कोशिका भित्ति वाला भाग है। लेकिन कोशिका भित्ति भी जो होती है, अब मैं आपको ले चलता हूँ बिल्कुल डिटेल मैनर पे। ये चैप्टर मैं आराम से चलाऊँगा, ठीक है, लेकिन बिल्कुल डिटेल में चलाऊँगा। और एक चीज़ गारंटी, जब ये चैप्टर खत्म होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने नहीं सुनी होंगी, वो भी चीज़ें मैं आपको इसमें क्लियर करता चलूँगा। ठीक है, तो मैं इसलिए चलता हूँ कोशिका भित्ति पे। ठीक है, तो ये जो अभी आपके सामने चित्र है ये है आपकी कोशिका भित्ति का। ठीक है, कोशिका भित्ति मुख्य रूप से जो होती है वो 3 भागों में बटी होती है। ये जो पहला वाला भाग है इसे देख रहे हैं, इसे बोलते हैं मध्य पट्टिका। क्या बोलते हैं इसे, मध्य पट्टिका। मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कोशिका भित्ति की जो पहली परत होती है ये होती है मध्य पट्टिका, यानी इधर वाला भाग। इसे आप इस तरह से ऐसे भी देख सकते हैं कि इसमें जो ऊपर वाली परत है यानी ये, ठीक है, ये वाला भाग ये होता है मध्य पट्टिका, ये होता है मेरा प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, इसे आप द्वितीय पट्टिका भी कह सकते हैं। यानी ये कुछ इस तरह से देखेंगे जैसे कि ये मान लीजिए ये वाला जो भाग है ये एक ब्रेड है, नीचे भी एक ब्रेड मैंने रख दिया और इसके अंदर मान लीजिए मैंने चीज़ रखा है या फिर सैलड मैंने रख दिया, सलाद रख दिया, और दोनों को मैं क्या करूँगा, पैक कर दूँगा। ये पहला ब्रेड है और ये दूसरा ब्रेड है, और इसके अंदर जो है मेरा जो सलाद है या फिर जो भी चीज़ें आप, जैसे आपने देखा होगा बर्गर में जिस तरह से होता है कि ऊपर ब्रेड होता है नीचे ब्रेड होता है और सामान उसके अंदर जो बहुत सारी जो चीज़ें वो अंदर की तरफ जो भरी हुई होती हैं, तो ये कुछ इस तरह से ही होता है। तो कोशिका भित्ति मुख्य रूप से तीन भागों में बटी होती है। पहली जो होती है मध्य पट्टिका, दूसरी जो होती है प्राथमिक पट्टिका जो यहाँ से यहाँ तक होती है, ठीक है, और जो तीसरी होती है मेरी, ठीक है, जो मेरे जिसे मैं प्लाज्मा झिल्ली कहता हूँ, ये वाला भाग, ठीक है, इसे द्वितीय पट्टिका भी कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं एक एक करके
जो तीनों स्तर हैं कोशिका भित्ति के, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला मुझे पढ़ना है, ठीक है, सबसे पहला क्या है मेरा, मध्य पट्टिका, ठीक है, यानी ये वाला भाग। मध्य पट्टिका जो होती है ये कोशिका भित्ति का सबसे बाहरी भाग। अगर कोई पूछे कि कोशिका भित्ति कितने भागों में बटी है, 3 भागों में। कौन कौन से? मध्य पट्टिका, प्राथमिक पट्टिका और द्वितीय पट्टिका, या फिर जिसे मैं बोलता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स का मतलब होता है झिल्ली। मध्य पट्टिका जो होती है कोशिका भित्ति का सबसे बाहरी भाग होता है। जब भी कोशिका भित्ति बनना शुरू होती है तो सबसे पहला भाग बनता है किसी भी कोशिकाओं में, जो किसी भी कोशिका की कोशिका भित्ति का, तो यही बनता है मध्य पट्टिका। मध्य पट्टिका जो होती है वो मुख्य रूप से कुछ चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो होता है आपका मैग्नीशियम, यानी मैं बता रहा हूँ कि मध्य पट्टिका में क्या क्या चीज़ पाए थे। एक तो पाया है Mg यानी मैग्नीशियम, दूसरा होता है कैल्शियम, तीसरा होता है पेक्टिन, जैसे यहाँ पे आप दिखा होगा। पेक्टिन क्या है? तो पेक्टिन ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एक तरह का चीनी होता है। पेक्टिन जो होता है ये पानी में घुलनशील एक प्रकार का रेशा होता है। जैसे आप यहाँ देखें पीले पीले कलर के जो देख रहे हैं, ये सब क्या है? रेशे हैं, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट के स्वरूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट के ही बहुत सारे स्वरूप होते हैं, उसी के एक स्वरूप में है पेक्टिन। कोई पूछे पेक्टिन क्या है, तो पेक्टिन एक प्रकार का पानी में घुलनशील एक प्रकार का रेशा है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही कार्बोहाइड्रेट का ही एक स्वरूप है। पेक्टिन का मुख्य रूप से काम होता है अगर जिस तरह से गोंद होता है ना कि दो चीज़ों को चिपका के रखती है, उसी तरह से जो पेक्टिन होती है ये मध्य पट्टिका और द्वितीय पट्टिका, या फिर जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहता हूँ, इसे आपस में जोड़ कर रखती है। पेक्टिन का मुख्य रूप से काम यही होता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? मध्य पट्टिका में मैग्नीशियम, कैल्शियम, पेक्टिन और प्रोटीन से मेरी जो है मध्य पट्टिका बनी हुई होती है। अब चलते हैं प्राथमिक पट्टिका। प्राथमिक पट्टिका जो होती है यानी ये वाला भाग, ठीक है, जो अंदर वाला भाग। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये होता है सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल, यानी माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, फिब्रिल मतलब होता है रेशा, यानी सेलुलोज के बहुत ही सूक्ष्म रेशे जो मिल के ये बनते हैं, ठीक है। ये जो देख रहे हैं पाइप की तरह दिख रहा है, ये क्या है? ये सूक्ष्म सेलुलोज के रेशों से मिलकर बना होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके अंदर आपको मध्य पट्टिका मुख्य रूप से बनी होती है, एक तो सेलुलोज की, एक पहला पॉइंट है सेलुलोज, दूसरा है आपका हेमी सेलुलोज, तीसरा जो होता है वो होता है आपका पेक्टिन, इसमें भी पेक्टिन पाए जाते हैं प्राथमिक पट्टिका में भी, और चौथा होता है आपका प्रोटीन, ठीक है। कौन कौन से होंगे? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज। हेमी सेलुलोज का मतलब होता है, यहाँ पे जो हेमी शब्द है, हेमी का मतलब होता है अर्ध, यानी आधा, यानी पूरा सेलुलोज का ना टुकड़ा, सेलुलोज का एक अणु ना होके सेलुलोज का आधा अणु, ठीक है। ये होते हैं जो आपको दिख रहे हैं ना ग्रीन कलर के, ये वाला भाग, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर के आपको पड़ी, ये क्या? ये हेमी सेलुलोज है, ये आपका पूरा एक सेलुलोज है, ठीक है। और क्या क्या होता है इसमें? पेक्टिन पाया जाता है और प्रोटीन होता है। तो ये तो होगी प्राथमिक पट्टिका, ठीक है। पहले मध्य पट्टिका, फिर बीच में आती है आपकी प्राथमिक पट्टिका, और तीसरी जो होती है वो आती है आपकी द्वितीय पट्टिका, या फिर जिसे मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स यानी झिल्ली कहता हूँ। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो मुख्य रूप से दो से तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक तो होता है आपका सेलुलोज, तो ठीक है, खैर वो तो होगा ही होगा। दूसरी जो एक तो होगा सेलुलोज, दूसरा होता है मेरा प्रोटीन, तीसरा जो होता है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना है, उसका नाम जो है आप याद रखना, लिग्निन, ठीक है। आपको याद रखना है, इसको पढ़ते हैं लिग्निन। ये किस में पाई जाती है? तो प्लाज्मा झिल्ली यानी द्वितीय पट्टिका में पाई जाती है। अब इसके बारे में जो 2-3 पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं। जो आपकी द्वितीय पट्टिका होती है, ठीक है, जो आपकी द्वितीय पट्टिका होती है यानी ये वाला भाग, ये सबसे लास्ट में बनता है। ये कब बनेगा? जब कोशिकाओं का विभाजन होना बंद हो जाता है, तब जाके ये वाला जो भाग है, ये वाली जो परत है ये बनती है। ये वाली परत क्यों बनती है? क्योंकि इसमें जो है आपका लिग्निन पाया जाता है, ठीक है। जब आपको मैं चैप्टर नंबर 6 बताऊंगा ना, तब इसमें आपको तब लिग्निन जो है आपको देखने को मिलेगा। लिग्निन पता है? लिग्निन क्या है? लिग्निन एक प्रकार रासायनिक पदार्थ होता है जो मुख्य रूप से सीमेंट की तरह काम करता है, यानी कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। ताकि कोशिकाएं पानी से या जो हवा से, जिस तरह से हम देखते हैं आंधी तूफान आता रहता है, तो कोशिकाएं को नुकसान ना हो, और कोशिका भित्ति के अंदर जो कोशिकाओं के अंदर जो भाग हैं उनको कुछ नुकसान ना हो। तो लिग्निन का मुख्य रूप से क्या है? एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो सीमेंट की तरह काम करता है और कोशिका भित्ति को जो है दृढ़ता और मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके कोशिका भित्ति के 3 परत। कौन कौन से होते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला होगा आपका मध्य पट्टिका, जो जिसमें क्या क्या पाया? तो आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेक्टिन और प्रोटीन। पेक्टिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो पानी में घुलनशील होता है और एक प्रकार का रेशा होता है। फिर हमने पढ़ा जो मेरी प्राथमिक पट्टिका है, इसमें कौन कौन सा होता है? इसमें आपका सेलुलोज होगा, हेमी सेलुलोज होगा, प्रोटीन होगा और पेक्टिन भी पाया जाएगा।
सबसे लास्ट होगा आपका द्वितीय पट्टिका। ये कब बनेगी? जब कोशिकाओं का विभाजन होना बंद होता है तब आपकी द्वितीय पट्टिका बनती है। ठीक है, इसमें आपका सेलुलोज होगा और लिग्निन पाया जाएगा। लिग्निन क्या? लिग्निन एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा जो अब मैंने आपको बताया ये है आपकी कोशिका भित्ति के बारे में पूरी चर्चा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि कोशिका भित्ति का कार्य क्या है। जो कोशिका भित्ति जो पादप कोशिका में पाई जाती है, क्योंकि जंतु कोशिका में तो पाई जाती नहीं है, तो पादप कोशिका में इनका जो काम होता है इसका सबसे पहला काम है कि कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करना और कोशिकाओं को एक निश्चित संरचना प्रदान करना। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरी चीज़, पानी के दबाव से कोशिकाओं की सुरक्षा करना। ठीक है, पानी के दबाव से पानी के दबाव से कोशिका झिल्ली को नुकसान ना हो। पानी के दबाव से कोशिका झिल्ली को नुकसान ना हो, इसलिए कोशिकाओं को एक तरह से यांत्रिक सहायता प्रदान करता है और कोशिका को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। तीसरा, कोशिका भित्ति का काम है रोगाणुओं और बाह्य जो जीवाणु होते हैं उनसे कोशिका की रक्षा करने का कार्य किसका होता है? तो कोशिका भित्ति का होता है। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में हम लोग कोशिका भित्ति तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं इससे आगे चलूँगा और अच्छे से हम लोग बिल्कुल डिटेल में अच्छे से एक एक चीज़ को पढ़ते चलेंगे। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।